हेलो स्टूडेंट्स, अथनी नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम जानेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां इससे पहली वीडियो में रह गई थी उनके बारे में, और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। जैसा कि हमने इससे पहली वीडियो में भी बताया था कि भाई चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, उनके द्वारा प्रतिबिंब उन्हीं नियमों को आधार मानकर बनते हैं जिसके अनुसार जब प्रकाश की किरण उन पर पड़ती है और पड़ने के पश्चात जहां से वो जाती है, हमने जैसे लेंसों में बताया था आपको, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो लेंस के फोकस से होकर जाती है, और जो फोकस से चलने वाली है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार हमने बताया था लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो चलिए आज की स्थिति में हम शुरू करते हैं आज की वीडियो में। इससे पहली वीडियो में जो स्थितियां रह गई थी उन्हें पूर्ण करने की। चौथी स्थिति है जब प्रकाश की किरण जब वस्तु 2f और f के बीच स्थित हो, यानी उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का फोकस है और 2f है और उससे उन दोनों के बीच में वस्तु स्थित है। तो देखते हैं कैसे प्रतिबिंब बनता है। ये एक वस्तु है, माना ये वस्तु AB है, ये एक लेंस आप देख रहे हैं, इसका प्रकाशिक केंद्र O, फोकस F 2F। इसी प्रकार उतनी ही दूरी पर F और 2F। इन परिभाषाओं के बारे में हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। तो देखते हैं, ये इसके शीर्ष से कम हमने बताया था प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है और 2 किरणें हमने इसके शीर्ष से चलाएंगे। ये पहली किरण गई जो वस्तु के क्या है, शीर्ष से चली है और वो मुख्य अक्ष के समांतर है। आप जानते हैं जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जब लेंस उसे अपवर्तित कर देगा तो वो उसके फोकस से होकर जाती है। तो ये किरण का मार्ग ये हो जाएगा। ये पहली किरण गई और ये इस तरह से निकल गई। अब एक और किरण चलेगी, कम से कम हमने बताया था 2 किरण है, तो दूसरी किरण यहां से प्रकाशिक केंद्र O से होकर जा रही है। ये किरण चली है, O से होकर गई है, और जो O से होकर गई है वो O से बिना विचलित हुए क्या होगा, सीधी निकल जाएगी। ये सीधी निकल गई। अभी इसे बढ़ाया है, प्रतिबिंब तो वहीं बनेगा जहां पर ये किरणें मिलेंगी या मिलती प्रतीत होंगी, तो इसे हमने आगे बढ़ाया और हम देखते हैं कि ये किरणें इस बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं। यानी ये तीर यहां पर हमें दिखाई देगा इस तरह से। तो इसका मतलब है बाकी हिस्सा इधर दिखाई दे जाएगा और ये हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब A' B' मिल जाएगा। ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, ये वस्तु है और ये हमारा उत्तल लेंस है। तो आपने देखा जब वस्तु 2F और F के बीच में है किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। किरणें कहां से चली, मुख्य अक्ष के समांतर, तो इसका रास्ता हमें पता है फोकस से होकर जाएगी। दूसरी O से गई है तो वो O से ही सीधी निकल जाएगी। और हम देखते हैं ये मिल रही हैं यहां पर, तो वास्तव में मिली है तो हम कहेंगे यहां पर प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब है वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब आप जानते हैं उल्टा बनता है, वास्तविक है उल्टा है, बिल्कुल ठीक है। ये वस्तु है और ये उसका प्रतिबिंब है, तो वस्तु की अपेक्षा क्या है, बड़ा है, बड़ा। और बन कहां रहा है, आप कहेंगे ये तो F है, यहां पे भी नहीं है, ये 2F है यहां पे भी, लेकिन 2F से परे बन रहा है, तो हम कहेंगे 2F से परे बनता है, से परे बनता है। तो आप देखेंगे कि जो जो हो रहा है उस आधार पर आप प्रतिबिंब को बना देंगे, तो अपने आप ही आपको पूरी की पूरी उसकी स्थिति पता लग जाएगी कि भाई किस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा है। जब वस्तु F और 2F के बीच में थी तो 2 किरणों के रास्तों को हमें निकालना है, जहां पर वो मिल रही हैं या मिलती प्रतीत हो रही हैं
वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो मैं समझता हूं ये स्थिति आपको क्लियर हुई होगी। अब आती है अगली स्थिति, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, एफ पर स्थित हो, फोकस पर। अब ये लेंस है, उत्तल लेंस है, ये इसका फोकस है, और यहां पर क्योंकि हमें हमेशा लेफ्ट साइड में ही दिखाना है, प्रकाश की किरणें उधर से आएंगी, वस्तु इधर। ये वस्तु एक ए बी वस्तु रखी है और हमें देखना है इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए किरणें चलानी पड़ेंगी। किसी एक बिंदु से किरणें चला रहे हैं हम, तीर से किरणें चला रहे हैं, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गई है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर गई है वो कहां से होकर जाएगी, वो जाएगी फोकस से होकर जाएगी। तो ये फोकस से होकर गई, एफ से होकर गई। दूसरी किरण भी हमें निकालनी है, ये इसके ओ से होकर जाएगी, और जो ओ से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए ओ से सीधी निकल जाती है। ये ओ से होकर गई। अब हम देख रहे हैं कि ये जो दूरी है इन किरणों के बीच की वो सदैव बराबर चल रही है। इसकी तरह यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, ऐसा नहीं है। ये दूरी क्या है, बराबर बराबर चल रही है। इसका मतलब है ये दोनों किरणें आपस में क्या है, समांतर हैं। और ये कॉन्सेप्ट है, ये माना गया है कि समांतर किरणें अनंत पर जाकर वास्तव में मिल जाती हैं, अनंत पर जाकर वास्तव में मिल जाती हैं। तो इसलिए हम कहेंगे प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनता है, वह अनंत पर बनता है। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है, इसे आपको याद करना चाहिए। तो आपने देखा, हमने सिंपल बिल्कुल साधारण तरीके से किरणों के, प्रकाश की किरणों के रास्ते दिखाए हैं भाई, कहां से वो जा रही है। इसलिए मैंने कहा था कि प्रकाश किरणें लेंसों से किस प्रकार से अपवर्तित होती हैं, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। ये हमने सीख लिया तो हम लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियों को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, जब वस्तु एफ व ओ के बीच स्थित हो। आप देख रहे हैं हम धीरे धीरे वस्तु को पास लाते जा रहे हैं। पहली स्थिति में अनंत पे थी, दूसरी में अनंत और 2f के बीच में थी, तीसरी स्थिति में 2f पर थी, चौथी स्थिति में 2f और f के बीच में थी, पांचवी स्थिति में आगे f पर है। अब हम और आगे लेके जा रहे हैं, जब वस्तु f व o के बीच यानी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। यहां पर आप देख रहे हैं ये एक लेंस है, ये एक वस्तु है ए बी, और भैया ये लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र O है। अब हमें दिखाना है वस्तु को कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। तो हमें दो किरणें कम से कम चलानी है, सिरे से चलाएंगे। एक किरण ये गई जो मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है जब वो लेंस से अपवर्तित होगी तो आप जानते हैं वो कहां से होकर जाएगी, आप जानते हैं कि वह फोकस से होकर जाएगी। तो हम इसकी फोकस से होकर दिखा दिया, ये फोकस से गई। दूसरी किरण गई ओ से गई है, तो जो ओ से जाती है वो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाएगी, बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। सॉरी, ये अब हम देख रहे हैं ये निकल गई। अब इधर की तरफ तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, यानी जैसे जैसे आगे जाएंगे ये दूरी तो और बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर इधर की तरफ बढ़ रही है तो ये पीछे की तरफ जो है घटती चली जाएगी। हम देखेंगे कि भाई किरण हालांकि चलती हमेशा आगे है ना, लेकिन पीछे की तरफ कहां पर ये चल सकती है, कहां पर कंडीशन बनती है। तो हम इन्हें पीछे की तरफ देखते हैं बढ़ाकर, दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे क्योंकि इधर तो ये मिल नहीं रही हैं, और इस किरण को भी हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ये देखिएगा, ये पीछे की ओर बढ़ा दिया, और पीछे की ओर बढ़ाया तो हमने देखा यहां पर ये मिलती प्रतीत हो रही है, ये मिलती प्रतीत हो रही हैं। चूंकि ये मिलती प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में नहीं मिल रही हैं, इसका मतलब
ये प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा बी डैश ए डैश। अब ये वास्तव में तो नहीं मिली है, लेकिन मिलती प्रतीत हुई है, और चूंकि ये मिलती प्रतीत हुई है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब होगा आभासी काल्पनिक। आभासी प्रतिबिंब है, आप देख रहे हैं सीधा है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है क्योंकि इस बिंदु से चली थी और इस बिंदु यहां दिखाई, तो इसका मतलब ये तीर यहां दिखाई देगा। आभासी है, सीधा है, बड़ा है, वह वस्तु की ओर, ये कहीं पे भी मिल सकता है, वस्तु की ओर ही बनता है, वह वस्तु की ओर ही बनता है। हम ये नहीं कह सकते कि कहां पर बनेगा, है ना, वस्तु की ओर, वस्तु के पीछे बनेगा, बस इतना हम बता सकते हैं, वस्तु के पीछे, वस्तु की ओर ही बनेगा। तो ये आभासी प्रतिबिंब है। अब लेंस से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं और उत्तल लेंस से, और वो बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये कंडीशन वास्तव में लेंस के द्वारा वस्तु को बड़ा देख करके देखने में इस्तेमाल की जाती है। और यहां पर लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करता है। सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं? जो छोटी वस्तु को देखने का काम करते हैं, जो लेंसों से बने होते हैं। तो यहां पर ये जो छठी कंडीशन है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, जिसमें वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी किसी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए हमें उत्तल लेंस की जरूरत पड़ेगी, और ये वो कंडीशन बनती है जब हम उसका आवर्धित चित्र यानी बड़ा चित्र हम उससे प्राप्त कर सकते हैं, प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीन कंडीशंस जो रह गई थी, ये थी उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की। अब हम देखेंगे कि भाई अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसे बनता है। वहां पर आप देखेंगे दर्पणों में, वहां पर 6 स्थितियां जो आई थी वो अवतल दर्पण की थी, और उत्तल दर्पण से 2 स्थितियों में प्रतिबिंब थे। यहां पर उत्तल लेंस के द्वारा 6 स्थिति आ रही हैं। अब हम देखेंगे कि भाई अवतल लेंस कैसे बनाता है प्रतिबिंब को। तो पहली कंडीशन है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत का मतलब है बहुत दूर, और जब वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, क्या विशेषता होती है? मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो बहुत दूर वस्तु हमें नहीं पता कहां है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर है। और चूंकि ये अवतल लेंस है, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, और ये इस प्रकार से फैलाएगा प्रकाश किरणों को, ये प्रकाश की किरण आई है और ये प्रकाश किरण को फैला रहा है, इस तरह से फैलाएगा कि ये फोकस से होती जाती दिखाई देंगी। ये तो एक किरण हुई कि भाई इसने प्रकाश किरणों को फैला दिया, लेकिन इस तरह से फैला दिया कि वो उसके फोकस से होकर जाती दिखाई देती है। अब मैंने बताया था कि 2 किरणें तो भाई कम से कम चाहिए हमें। ये दूसरी किरण आई है उसी वस्तु से जो अनंत पर स्थित है, वस्तु है यहाँ स्थित अनंत पर। अनंत पर वस्तु बहुत दूर होती है, और वहां से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती। तो ऐसे ही ये प्रकाश किरणों को बाहर की ओर फैला देगा, और इस तरह से फैलाएगा कि ये किरणें कहां से आती दिखाई देंगी? फोकस से आती दिखाई देंगी। आप देख रहे हैं ये जो अनंत पर स्थित वस्तु से उससे आने वाली प्रकाश किरणें फोकस पर मिलती प्रतीत हो रही हैं। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब है आभासी। आभासी क्यों है? क्योंकि किरणें मिलती प्रतीत हो रही हैं। आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा, बहुत छोटा है क्योंकि एक बिंदु पर केंद्रित हो गए हैं, बहुत छोटा, वह फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता, एफ पर बनता है। एफ पर बनता है। इज दैट क्लियर? तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और क्या हो सकता है? अब अगली स्थिति है जब वस्तु लेंस के सम्मुख कहीं पर भी स्थित हो। कहीं पर भी स्थित होने का मतलब अनंत को छोड़कर, लेंस के सामने कहीं पर भी वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जरा इस बात को हम देखेंगे। ये एक वस्तु है, ए बी रखी है,
अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है, ये उसका प्रकाशीय केंद्र, ये F2F, इसी प्रकार से F2F, इससे प्रकाश की किरणें चली, ये किरण एक गई है, दो किरणें कम से कम हमें दिखानी होती है। ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो लेंस से इस प्रकार फैल कर जाती है कि वह उसके फोकस से आती प्रतीत होती, इस प्रकार से लेंस उसे फैला देता है। ठीक है, दूसरी किरण जो है वो O से होकर जाती है, और जो O से होकर जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधी अपवर्तित हो जाती है। O से गई है, O पर आ गई। आपने देखा ये मिलती प्रतीत हो रही है जो गई है, और ये O से जाने वाली O से गई है, तो यहां पर ये मिल गई है, मिलती प्रतीत हुई है, क्योंकि ये किरण आभासी है। तो जहां मिलती प्रतीत हुई है वही वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ये A डैश B डैश वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ये प्रतिबिंब कैसा है, ये प्रतिबिंब है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रकाश किरणें मिलती प्रतीत हुई हैं, प्रतिबिंब आभासी है, आभासी है तो सीधा है, छोटा आपको दिखाई दे रहा है, छोटा है, और वस्तु की ओर ही बनता है, क्योंकि वस्तु कहीं पर भी स्थित हो सकती है, तो उसी हिसाब से प्रतिबिंब भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम ये कहेंगे वस्तु की ओर ही बनता है। और यहां पर देखेंगे कि भाई आभासी प्रतिबिंब यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यहां पर बड़ा बन रहा है, यहां पर छोटा बन रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं कि हमेशा वस्तु के आगे बन रहा है, यहां पर वस्तु के पीछे बन रहा है। तो इन प्रकार की बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बता पाएंगे। अब इसी में एक और अगली बात हम देखेंगे, लेंसों के द्वारा अब ये वस्तु तो बन गई। अब मान लिया आप जानते सारी बातें, ये वस्तु है, ये लेंस है, ये प्रतिबिंब है, यहाँ पर ये वस्तु है, ये लेंस है, ये प्रतिबिंब है, यहां से यहां वस्तु से लेंस तक की दूरी क्या कहलाती है, U, और प्रतिबिंब से लेंस तक की दूरी क्या कहलाती है, V, इसकी फोकस दूरी क्या कहलाती है, F। तो अब हम चिन्ह परिपाटी को देखेंगे कि भैया लेंसों में चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से काम करती है। तो हम इधर देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी को, है ना, कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने दर्पण में देखा था कि भाई चिन्ह कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं दूरियों के सापेक्ष, इसी प्रकार से हम लेंसों में भी देखेंगे। तरीका बिल्कुल वही है जो आपने दर्पणों में पढ़ा है, कोई अंतर इनके तरीकों में नहीं है। तो आप उसी प्रकार से चिन्ह सहित ये तरीके प्रयोग कर सकते हैं। एक फिर भी मैं आपको रिवाइज करके बता देता हूं चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी, तो आप देखिए एक्सिस है, ये हमारा एक्स अक्ष, ये वाई एक्स था, और ये हमारा हो गया एक्स एक्स, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। आप जानते हैं इधर की तरफ चली गई दूरियां प्लस है, इधर माइनस है, ऊपर की तरफ हम प्लस और नीचे की तरफ माइनस। ये सपोज कीजिए हमारा कोई लेंस, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वस्तु हमेशा चूंकि इधर ही रखी जाती है, तो ये तो होता है U, वस्तु से लेंस की दूरी क्या कहलाती है, U, तो इसका मतलब U तो सदैव माइनस हो गया। अब प्रतिबिंब बनने की स्थिति, प्रतिबिंब अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो 5 स्थिति में आपने देखा प्रतिबिंब इधर बनता है, छठी स्थिति में प्रतिबिंब पीछे बनता है। तो V माइनस भी है और V प्लस भी है, लेकिन V प्लस कब है, जब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, और V माइनस कब है, जब प्रतिबिंब वास्तविक है। सॉरी ये उल्टा हो गया, थोड़ा सा ऐसा ठीक कर लें। V माइनस तब बनेगा जब प्रतिबिंब आभासी है, और V प्रतिबिंब अगर V प्लस है तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, क्योंकि V इस साइड में प्लस है और इधर ही वास्तविक प्रतिबिंब है। अब बात करते हैं फोकस दूरी की, F की। जो उत्तल लेंस है उसका मुख्य फोकस इधर होता है, क्योंकि ये किरणों को इधर मोड़ता है, तो इसका F हमेशा क्या है, प्लस है। ठीक है, वस्तु की लंबाई O हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, और इमेज I
आई अगर नीचे है बन रहा है तो ये तो माइनस है, तो आई माइनस होगा जब प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वास्तविक। लेकिन आभासी बन रहा है तो सीधा बन रहा है भाई, सीधा तो इधर फिर ऊपर की तरफ चली गई दूरी है, तो आई क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है जब प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। तो ये तो था उत्तल लेंस के बारे में। यदि यही बात मैं अवतल लेंस के बारे में करने लगूं तो देखिए ये स्थिति बन रही है, ये भाई ये इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो वस्तु तो सदैव इधर रहेगी, तो u तो सदैव माइनस रहने वाला है, ठीक है। अब v की बात करते हैं, इसमें चाहे v दो कंडीशन हम देखें और v इधर ही बन रहा है, तो v इसमें हमेशा क्या है, माइनस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट O प्लस होता है क्योंकि O तो हमेशा ऊपर रहता है, और इसका I भी प्लस है क्योंकि आभासी प्रतिबिंब है इसमें, और आती है फोकस दूरी F। इसका जो मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष से समांतर की प्रकाश किरणों को इस तरह से मोड़ेगा कि इधर की तरफ दिखाई देता, इसकी F जो है फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से हम चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह उत्तल लेंस हो चाहे वह अवतल लेंस हो। अब जिस प्रकार से आपने दर्पणों में UVF में संबंध स्थापित देखा था, उसी प्रकार से हम लेंसों में भी UVF में संबंध देखेंगे। लेंसों के लिए UVF में संबंध, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन अगर आप इस तरह से करेंगे कि भाई एक एक्स एक्स और वाई एक्स को बनाएंगे और वहां पर लेंस या दर्पण को जो भी रखेंगे और उनके प्रतिबिंब बनने की स्थितियां आपको पता रहेंगी, तो आप उसमें चिन्हों में गड़बड़ नहीं करेंगे, और थोड़े से अभ्यास के बाद ये आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। तो लेंसों के लिए U, V व F में संबंध, जिस प्रकार से आपने दर्पणों में संबंध देखा था बस वैसा ही संबंध है, लेकिन यहां पे फर्क है, 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। आप जानते u है लेंस की वस्तु से दूरी, v है प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, और f है लेंस की फोकस दूरी। दर्पणों में यहां पर प्लस चिन्ह था, यहां पर माइनस चिन्ह है, और फिर भी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे UVF जो भी हम राशि रखेंगे वो है चिन्ह सहित रखेंगे, तभी हम इन संख्यात्मक प्रश्नों को सही तरह से हल कर पाएंगे। तो ये UVF में संबंध है। वहां पर आपने दर्पणों की आवर्धन क्षमता पढ़ी थी, यहां पर भी है लेंस की आवर्धन क्षमता। लेंस की आवर्धन क्षमता या लेंस का आवर्धन भी कहते हैं इसे, लेंस का आवर्धन या आवर्धन क्षमता। एक लेंस की क्षमता अलग चीज है, पावर, ये मैग्निफिकेशन है। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्या है कि भाई लेंस है, लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब का बना रहा है, कभी बड़ा बना रहा है, कभी छोटा बना रहा है, कभी बराबर बना रहा है? उस आधार पर लेंस की आवर्धन क्षमता होती है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं, और इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। यदि वस्तु की लंबाई, वस्तु जो हम ले रहे हैं उसकी लंबाई बराबर है O ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब की लंबाई जो हम बना है प्रतिबिंब वो है I, इमेज I, और आवर्धन क्षमता m हो तो m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई का अनुपात, तो m बराबर हो जाएगा I/O, और इसे हम v और u के साथ भी निकाल सकते हैं। तो m बराबर होता है I/O बराबर v/u। आप देख रहे हैं कि दोनों में फर्क आ गया, लेंस और दर्पण में। जब दर्पण का आपने पढ़ा था तो यहां पर माइनस का चिन्ह था, लेकिन लेंसों में यहां माइनस का चिन्ह नहीं है, तो इस बात को आप विशेष ध्यान में रखना है। ये हो गया आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये अनुपात है, दोनों की लंबाइयां हैं, प्रतिबिंब की लंबाई है, वस्तु की लंबाई है।
अगर हम इसे मीटर में लें या सेंटीमीटर में लें, इसे भी मीटर या सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा तो उससे वो कट जाएगा, तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं आता है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब एक और यहां पर लेंस में नई चीज आती है। भाई लेंस को आपने देखा, लेंस क्या होते हैं, प्रकाश किरणों को मोड़ते हैं, परावर्तित नहीं कर रहे हैं, विचलित कर रहे हैं, विचलित करने में मोड़ रहे हैं। कोई कम मोड़ेगा, कोई ज्यादा मोड़ेगा, तो ये प्रवृत्ति किस बात पर निर्भर करती है, यही कहलाती है लेंस की क्षमता, पावर। अलग अलग पावर के लेंस होते हैं, तो ये पावर किस बात पे निर्धारित होती है कि भाई लेंस जो है प्रकाश किरणों को कितना मोड़ पा रहा है। जो लेंस जितना ज्यादा मोड़ेगा, यानी जितना ज्यादा अपवर्तित करेगा, जितना ज्यादा विचलित करेगा, उस लेंस की पावर उतनी ही अधिक होगी। इसे हम कहेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता यानी कि पावर। तो क्या हुई लेंस की क्षमता की डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं, परिभाषा में यदि बात करूं, तो इसका मतलब है लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता या शक्ति या प्रवृत्ति लेंस की क्षमता कहलाती है। और ये लेंस की जो क्षमता है ये हमेशा फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम अनुपात में होती है। यानी कि यदि फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी, दोनों में एक दूसरे के प्रति विलोम अनुपात होता है। तो अगर लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करें, क्षमता कहते हैं पावर, पावर को यदि हम इंग्लिश के वर्ड P से डिनोट करें और फोकस दूरी, फोकस लेंथ जो होती है उसे हम F से व्यक्त करें, तो P बराबर होता है 1/F, क्योंकि मैंने कहा ना ये व्युत्क्रम होते, P इक्वल टू हो गया 1/F। और ये फोकस दूरी अगर आप मीटर में लेंगे, ये मीटर में ली जाएगी फोकस दूरी हमेशा, तो P बराबर हो जाएगा 1/F। और इसका जो मात्रक है लेंस की क्षमता का वो डायोप्टर होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायोप्टर होता है, जिसे हम D से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, डायोप्टर D से। अब लेंस की फोकस दूरी तो आपने देखा कि लेंस की फोकस दूरी यार उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी तो प्लस आ रही है, अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या आ रही है, माइनस आ रही है। तो उसी आधार पर लेंसों की जो फोकस दूरी है वो भी प्लस या माइनस लिखी जाती है, प्लस D, जबकि फोकस दूरी यानी हम उत्तल लेंस की निकाल रहे हैं, माइनस D जबकि हम फोकस दूरी अवतल लेंस की निकाल रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा है फोकस दूरी हमेशा मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में है फोकस दूरी, तो अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तब हम ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ता है, इसलिए अपॉन 100 हो जाएगा। तो P इक्वल टू 100/F। मात्रक डायोप्टर तभी लगता है जब हम फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त कर रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये मीटर में व्यक्त होनी है। और मैंने बता दिया डायोप्टर के लिए केवल डायोप्टर पूरा ना लिख के संक्षेप में लिख देंगे कैपिटल D। ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, उत्तल के लिए प्लस और अवतल के लिए माइनस। क्यों? क्योंकि इनकी फोकस दूरियां उत्तल की प्लस होती है और अवतल की क्या होती है, माइनस। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम है। अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी। अब सामान्यतः हम एक ही लेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बड़ी आवर्धित पिक्चर प्राप्त करने के लिए, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें लेंसों को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। कई छोटे छोटे लेंसों को जोड़ना पड़ता है। अगर हम लेंसों को जोड़ेंगे तो उनकी क्षमता भी प्रभावित होगी। तो जब हम लेंसों को जोड़ते हैं तो वो सारे लेंस कंबाइन होके एक अपनी क्षमता दिखाते हैं। तो लेंस की जो क्षमता है वो उनके बीजगणितीय योग के बराबर होती है। मान लिया ये एक अलग अलग लेंस हैं, अलग अलग क्षमता के लेंस है मान लिया, और आपने उन्हें संयुक्त करके एक लेंस बना दिया। अलग अलग क्षमता के लेंस हैं, P1 है, P2 है, P3 है। एक लेंस एक है,
लेंस 1 है उसकी क्षमता मान लिया P1 है, एक लेंस 2 है उसकी क्षमता P2 है, लेंस 3 है उसकी क्षमता P3 है, लेंस 4 है उसकी क्षमता P4 है, और ऐसे ऐसे और बढ़ सकती है। तो भाई जब हम इन्हें जोड़ के बनाते जा रहे हैं तो उसकी लेंस की जो नेट क्षमता है वो क्या होगी, तो वह उन लेंसों की क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। जब हम बीजगणितीय योग की बात करते हैं तो इसका मतलब लेंस की क्षमता के साथ उसका चिन्ह रखते हुए जोड़ेंगे। तो लेंस की क्षमता P बराबर हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस और भी अगर आगे जुड़ती चली जाएगी, लेकिन ये जो लेंस की कुल क्षमता है यह उसके बीजगणितीय योग के बराबर है, यानी कि हमें उनका बीजगणितीय योग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से मान ले एक लेंस उत्तल लेंस है, उसकी क्षमता है प्लस के 14D, क्योंकि उत्तल लेंस है। एक P2 है अवतल लेंस है, उसकी क्षमता है माइनस के 8D। अब ये दोनों को अगर हमने कंबाइन कर दिया, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस अलग अलग क्षमताओं का कंबाइन कर दिया हमने, और हम कहें कि भाई अब कितना मोड़ेगा इसे, तो इसका मोड़ने की क्षमता जो निकलेगी कैपिटल P बराबर हो जाएगी P1 प्लस P2, क्योंकि यहाँ पे 2 ही P है और तो नहीं है, तो इसलिए 2 यह है भाई 14D प्लस और माइनस के 8D, दोनों के साथ डी है, बराबर 14 प्लस माइनस माइनस 8D इक्वल टू 6D, यानी अब ये प्लस के 6D की तरह व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार से हम उसकी क्षमता निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि आज की वीडियो में हमने सीखा कि भाई लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। दूसरा हमने लेंस के UVF में संबंध भी सीखा, हमने उसकी आवर्धन क्षमता को जाना, उसकी क्षमता को जाना, और उसके साथ साथ अलग अलग क्षमताओं के लेंसों को जब संयुक्त किया जाता है तो उनकी संयुक्त क्षमता किस प्रकार से उसके बीजगणितीय योग के बराबर होती है ये जाना। इसी के साथ हमने चिन्ह परिपाटी का भी अध्ययन किया। ये सभी चीजें हमें हेल्प करेंगी इनके संख्यात्मक प्रश्न निकालने की। तो अगली वीडियो में हम इन्हीं सूत्रों पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और उससे आपको जरूर लाभ हो रहा होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार इसी प्रकार से हम पर बनाए रखिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा सरल तरीके से वीडियो बनाकर आपके सम्मुख प्रस्तुत करें। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।